वगैरह कश्मीर पे, ओके। उसको उसी पे डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान भारत दोनों ही आ जाते हैं इलेक्शंस के बाद के भी। ठीक है ना? ठीक है। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुशील पंडित जी, जो कि हम उन्हें देखा करते हैं टीवी पे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कश्मीर से भी ताल्लुक है, बल्कि कश्मीरी पंडित हैं। हम उनसे भी बहुत कुछ जो है वो समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे आज। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। मुझे दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की ही बात करेंगे। आपने देखा कि आजकल फिर एक बार अटैक्स वगैरह शुरू हो गए हैं, और ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्योंकि हमने तो ये देखा था कि 370 के बाद काफी अमन आ गया था, काफी चीजें जो हैं वो एक पीसफुली एक धारे में चल रही थी। एक बार फिर ये जो अटैक शुरू हुए हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में जो कमी आई थी दहशतगर्दी में, वो जिहाद की तरफ से एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी जिसे कह सकते हैं, अपनी टैक्टिक्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा उन्होंने बदला, और उसकी वजह थी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान से जो पुष्टपनाही मिलती थी, जो उसको सपोर्ट मिलता था पहले एफएटीएफ के चलते, और उसके बाद पाकिस्तान की अपनी हालत खराब हुई, वहां पे अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और कश्मीर में भी कोई मौसम खुशगवार नहीं था जिहाद के लिए। कश्मीर में जो पुष्टपनाही मिलती थी, वहाँ की जो तंजीमें हैं, चाहे वो अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो, जो वहाँ की, जिसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहा जाता है, लेकिन वो माउथपीस बन गए थे हुर्रियत के और जिहाद के, और उनको तरह तरह की रियायतें देना, मदद पहुंचाना, उन पर सख्त कार्रवाई न करना, उन्हें इमदाद देना, इस सब में मुलव्विज लोग अब वहां पर पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे। तो एक तरफ पाकिस्तान अपने खस्ता हाल था, अपनी इंस्टेबिलिटी थी, दूसरी तरफ कश्मीर, वहां पर पुष्टपनाही नहीं मिल रही थी। तो जिहाद क्या करता? जिहाद ने 2 कदम पीछे लिए। दिल्ली में मोदी है और उसका सीधा शासन है, सीधा इंतजाम है कश्मीर में, तो थोड़ा अंडरग्राउंड जाना, थोड़ा अपनी जान और माल की हिफाजत करना, और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करना, इंतजार करना, ये एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी। और बड़े हथियार लेके बड़ी मुठभेड़ करने की जगह बगल में छोटा हथियार लेकर के टारगेटेड किलिंग करना, ताकि अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहा जाए और ग्राउंड पर डिमोरलाइजेशन ना हो कार्डर में और सपोर्टर्स में। तो एक लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी तो वैसे भी एक वॉर है ही, ये जो प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान की तरफ से इम्पोज की गई है भारत पर, ये हॉट वॉर तो है नहीं, ये प्रॉक्सी वॉर है, और ये लो इंटेंसिटी भी है। लेकिन उस लो इंटेंसिटी को भी फर्दर लो कर देना, ताकि जानो माल की हिफाजत हो। सॉरी फॉर दैट। जो कार्डर है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, और जो हथियारबंद दहशतगर्द है, वो जाने जाया ना जाए, उनको मौका मिलने पर इस्तेमाल किया जाए। अब वो मौका मिल गया है। देश में एक उतनी मजबूत सरकार जो पिछले 10 सालों से चल रही थी, वैसी नहीं दिखती। चुनाव के नतीजे आए 4 जून को, और अभी ओथ टेकिंग हो रही थी, तो इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। उनको लगता है कि अब ये जो सरकार है थोड़ी ढीली ढाली होगी, आसपास के बाकियों के सपोर्ट पर चलेगी, टिकेगी, कितना चलेगी, उनकी नानुकुर कितनी होगी, और कितना इस और अपनी सरकार में दमखम होगा, इकबाल होगा, अपने हिसाब से कर देना चीजें। तो ये सब उस नए दौर का आगाज है। उधर पाकिस्तान भी एफएटीएफ से निकल गया है, उसके कशकोल में भी 2-4 बिलियन आ गए हैं, वहां पर भी अब एक सरकार चल रही है, वहां पे भी इंतखाबात किसी तरह निपटा दिए गए हैं।
एक एक सिविलियन गवर्नमेंट आ गई है, वो जो अफरा तफरी थी वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें जिहाद के लिए खुशगवार हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। ये लोग कहीं गए नहीं थे, ये वहीं थे और वक्त का इंतजार कर रहे थे। उनको लगता है कि उनका वक्त आ गया। लेकिन सर कल मैं एक टीवी चैनल पे थी, भारत के टीवी चैनल पे थी, उससे पहले वहां पे न्यूज बुलेटिन चल रहा था। मैंने बल्कि एंकर को भी ये बात मेंशन की थी कि वो अपने न्यूज बुलेटिन में ये बता रहे थे कि कश्मीर के कई जो लीडर्स हैं या पॉलिटिशियन जो वहां से चलाते हैं, कश्मीर में जो काम करते हैं, या समझे जो कश्मीर के ही हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है। ये बात पाकिस्तान ने नहीं कही, ये बात कश्मीरी लीडर्स ने कही, और ये चीज आपके ही टीवी चैनल पे बताई जा रही थी। तो फिर पाकिस्तान बीच में कैसे आ गया? देखिए, हमारा टीवी चैनल से आपका क्या की मुराद है? टीवी चैनल हमारे देश में हर तरह के रुख को और रवैये को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उस टीवी चैनल पर हर बात को कहने की आजादी है। आप खुद आती हैं, उस पर बोलती हैं। हमारे टीवी चैनल पर आप ही की तरह और भी बहुत से मेहमान आते हैं, हर एक का अपना अपना रवैया है। और यहाँ के जो देसी तबसराकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी अपना रवैया बताते हैं। और जहां तक कश्मीर के पॉलिटिशियंस का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, वहां की जो मेन स्ट्रीम है वो सबवर्जन के साथ खड़ी है। उन्हें वोट चाहिए, उन्हें जीतना भी है, और उन्हें हिफाजत भी चाहिए दहशतगर्दों से, उनके साथ तालमेल भी रखना है। तो अब अकबर लोन हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एमपी थे बारामूला से पिछली लोकसभा में। उन्होंने तो अपने चुनाव के अभियान का, कैंपेन का आगाज ही पाकिस्तान जिंदाबाद से कहा था, किया था 5 साल पहले। उन्होंने तो असेंबली में, वो स्पीकर रह चुके हैं, फिर जब एमएलए थे, स्पीकर नहीं थे, तब उन्होंने असेंबली में कहा था। तो खुद फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बार बार कहती हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए, जबकि देश की एक नीति है, एक घोषित नीति है, एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज जो हैं, उस पर आमतौर पर एक आम राय होती है। और कमाल की बात यह है कि बातचीत न हो, आम रिश्ते न हो, इसकी पहल पाकिस्तान ने की। 5 अगस्त 2019 को हमारे हाई कमिश्नर अजय बसारिया को अगर किसी ने एक्सपेल किया पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान ने किया। भारत ने कभी पाकिस्तान के किसी सफीर को इस तरह धक्के मार के नहीं निकाला। चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे मुंबई का अटैक हो, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट का अटैक हो, जिसमें साफ साफ पता चलता था कि कौन आए हैं, कहां से आए हैं, हमने तो जिंदा भी पकड़े। लेकिन हमने कभी पाकिस्तान के एम्बेसडर को चलता नहीं किया, हाई कमिश्नर को चलता नहीं किया। मुझे याद नहीं पड़ता कभी किया हो। पिछले 30 40 50 साल में इतनी खूंरेजी हुई है, नहीं किया। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 को हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे आईन में, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए एक तरमीम की, एक अमेंडमेंट किया, जिसके लिए वो पूरी तरह खुद मुख्तार है, ये उसका अधिकार है। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने हमारे हाई कमिश्नर को भगा दिया, 48 घंटे के अंदर कहा कि एक्सपेल होते हैं, आप चाहिए यहां से। उसके बाद ट्रेड बंद किया। हमने कभी ट्रेड बंद नहीं किया, इतने सारे वारदात हुए, हमने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे के रखा 20-20 साल, जब पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। पाकिस्तान ने ऐसा ट्रेड बंद किया कि लाइफ सेविंग ड्रग्स लेने से मना कर दिया। बमुश्किल उन्होंने वैक्सीन इस्तेमाल की हमारी, लेकिन उस पर भी नाक भौं सिकोड़ते हुए और लाख वो जतलाते हुए, मतलब खैर, पाकिस्तान की बेमुरवती का क्या कहा जाए। ये जो सिलसिला टूटा है, ये हमारे करने से, कहने से नहीं टूटा है, ये पाकिस्तान ने तोड़ा है। और कहा है कि जब तक 370 वापस नहीं होगा,
जम्मू कश्मीर को पुराना स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उस पर कश्मीर के ये सियासतदान कहते हैं कि हमें पहल करनी चाहिए था। कमाल है। अगर इतनी छोटी सी बात उनको समझ में नहीं आती तो फिर उनको क्या समझाया जाए। ये पाकिस्तान की पैरवी करने वाले पब्लिकली आज से नहीं है, ये बीसियों साल से ये कर रहे हैं। मुझे याद दिलाना चाहिए आपको कि आज से कोई 7-8 साल पहले जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तब भारत ने एक नीति अपनाई कि हम ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहते हैं सीईपीसी, या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसमें हम भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी सरहद से, हमारी सरजमीन की सरहद से होके गुजरता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं। ये उस सरकार का फैसला था जिस सरकार को चलाने वाली पार्टी की मदद से महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी कश्मीर की, और कश्मीर के वजीर आला का देश की फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने मुंबई जाकर के ये कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पाकिस्तान इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हिमायती पाकिस्तान के बैठे हैं, इनसे आप और क्या तवक्को करेंगे। और उनको चैनल्स में जगह मिलती है, और चैनल्स में आप आकर के कुछ भी कह सकते हैं। हमारे चैनल्स पे तो ऐसे ऐसे लोग आकर के बोल के गए हैं कि तौबा कर लें हम लोग सुनने से। कोई और देश होता लेकिन तो वो अब तक फांसियों पे लटक गए होते। लेकिन सर ये बात तो अच्छी है कि सबकी सुनी जाती है और सबको बोलने की इजाजत होनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान कह लीजिए या हिंदुस्तान कह लीजिए, कुछ इमोशनल किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फैसले करते हैं वो आगे सोचते नहीं है। जिस वक्त 370 की बात की गई, बिल्कुल पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की, पाकिस्तान ने जो कुछ कहा वो उसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि ऐसा होना चाहिए था। ना ही आपके एम्बेसडर को यहाँ से निकाला, मतलब भेजना चाहिए था वापस। लेकिन सर अगर हम यही बात करें कि क्या हर चीज पाकिस्तान की वजह से ही है, ऐसे तो आप खुद भी एक तरह से विक्टिम रहे हैं जो कुछ कश्मीर में हुआ कश्मीरी पंडित्स के साथ। तो अभी तक हमने देखा कि वो वापस नहीं जा सके। एक दो लोगों से मेरी बात हुई भारत में, मेरे शोज के अंदर ही, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, वो अभी तक कहते हैं कि हम जाते हुए डरते हैं, जाते हुए हम घबराते हैं कश्मीर में। तो गवर्नमेंट अभी तक क्यों ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिससे आप लोग आराम से आ जा सके वहां? ये अच्छा सवाल है। मुझे अपनी सरकार से पूछते पूछते ये कई साल हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम उन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया, इसके बारे में खुल करके बोला नहीं है। मतलब आज तक मेरी सरकार ने, मेरी गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर तक जारी नहीं किया है कि कश्मीर से जो हिंदू निकाले गए, और छोटी मोटी तादाद में 100 200 1000 2000 10 20 50 हजार नहीं, लाखों की तादाद में निकाले गए, जलावतन किए गए, घरों से बेदखल किए गए, जमीनों नौकरियों से निकाल दिए गए। ऐसे लोग किस वजह से निकले? हमारे यहाँ कोई रेल हादसा हो जाए, कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाए, तो इंक्वायरी कमीशन बैठती है, उसका हिसाब किताब होता है कि ये इंसानी गलती से था या कुछ और था, मशीनी तकनीकी खराबी थी, कोई सिस्टमिक फेलियर था, उसकी बाकायदा जांच होती है। इतनी बड़ी तादाद में एक आजाद मुल्क के शहरी पिछले 70-80 साल में ऐसा हादसा इस देश ने नहीं देखा। आज तक इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। किसी सरकार ने, 11 प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं तब से, किसी ने व्हाइट पेपर जारी नहीं किया, किसी ने इसकी जहमत नहीं उठाई कि ये सरकार अपना इस पर बयानिया दर्ज करे, अपना नजरिया बताए, अपनी समझ। दुनिया उसको, वो फिर कितनी गलत हो कितनी ठीक हो वो अलग बात है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक व्हाइट पेपर हो, एक बेसिस हो बहस का, आज तक उसको शाया नहीं किया गया, बताया नहीं गया। आज तक एक ऐसा शख्स फांसी पे नहीं लटकाया गया जो इस नस्ल कुशी का जिम्मेदार ठहराया भी गया हो, क्योंकि मुकदमे नहीं चले।
तो अगर आप एक्नॉलेज ही ना करें क्या हुआ, हमें माइग्रेंट कहा गया। माइग्रेंट कहते हैं उन लोगों को जो अपनी मर्जी से अपने जमीन से, अपने घरों से, अपनी जगह से उठ करके पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, सैर सपाटे के लिए, कुछ हवा पानी बदलने के लिए किसी भी मर्जी से, किसी भी वजह से जाएं, उनको माइग्रेंट कहते हैं अंग्रेजी में। हमको रिफ्यूजी तक नहीं स्टेटस दिया गया, इंटरनली डिस्प्लेस नहीं माना गया, माइग्रेंट कहा गया। तो ये एक मजाक है। हमारे कैंप्स चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, हजारों लोग उनमें हैं, रिफ्यूजीज की तरह, शरणार्थी बन के हिंदी में कहते हैं उसे। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने नहीं गया, होम मिनिस्टर मिलने नहीं गया। तो हम लोग की क्या प्रायोरिटी है इस पूरे सिस्टम में? मैं किसी पार्टी या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा जो स्टेट है वो इस बात से आंखें चुराता है कि उसकी नाक तले एक जेनोसाइड हो गया। अगर उसको तस्लीम करेगा तो जिम्मेदारी ठहरानी पड़ेगी कि कैसे हो गया, किसके चलते हुआ, क्यों हुआ। जिम्मेदारी ठहरानी पड़ेगी तो फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करनी पड़ेगी तो बहुत से लोगों की चमड़ी जद में आएगी, कुछ लोग नाराज भी होंगे। अब ये सरकार और कई सरकारें किसी को नाराज करने के हक में नहीं है। इनको अपने 5-5 साल पूरे करके फिर से चुनाव जीतने हैं। तो खैरात बांटने में सबसे आगे हैं, मुफ्त का माल बांटने में सबसे आगे हैं, खुश करने में, खुशामद करने में सबसे आगे हैं। क्योंकि सर, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के जब सुनती हूँ ना कि कोई आके ये कहे कि जी हम वहां अभी भी नहीं जा सकते, हमें डर लगता है या हमें खतरा है कि हमें नुकसान पहुंचेगा, तो यकीन करें मुझे बहुत अफसोस होता है कि अपने ही इलाके में कोई ना जा सके। कैसे जा पाएगा? आप अगर आप देखिए, जिन्होंने हमें मारा वो अगर खुले घूमते हैं, वो उन्हीं मोहल्लों में रहते हैं, हमारे घरों पर कब्जा है। और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों से जब मैंने खुद पूछा था कि हमारे जरा घरों कब्जे से निकलवाइए, तो कहते हैं कि भाई सरकार का काम नहीं है कि लोगों के घरों हम्म। से कब्जे खाली कराना, आइए इस कानून है, मुकदमा लड़िए। अब कश्मीर जाकर के कोई बैठे और मुकदमा लड़े, इस हालत में होते तो निकलते क्यों? हम्म। तो सरकारों ने अपने पल्ले झाड़ लिए और कहा है कि ठीक है, वक्त के साथ साथ ये लोग भी इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, और रोना धोना भी कब तक चलेगा, थक जाएंगे, चुप हो जाएंगे। और पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, अपना जुगाड़ कर लेंगे। हम लोग दुनिया भर में बिखर गए हैं, अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि अरे साहब अब तो आप संभल गए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, अब आप क्यों जाएंगे, आपकी तो नौकरियां लग गई। बिल्कुल। तो सर, ये भी कहा जाता है कि उल्टा फायदा हो गया है, हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा। मतलब जी। जिनको शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए कि 35 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो ये आपका मुंह ताकते रहते क्या? कह रहे हैं कि अब आप थोड़ी ही जाएंगे। और फिर दूसरी बात, अपने घर को कोई ऐसे छोड़ता है? अब आधा पाकिस्तान अन्य देशों में गैर मुल्की ठिकानों पे पड़ा हुआ है, लेकिन जब चाहें तब आ सकते हैं, जा सकते हैं। लोगों के पास डुअल नेशनैलिटीज हैं, चाहे कहीं भी पांव जमे हुए हों, खाते पीते हों, मौज कर रहे हों, अच्छे खासे टिके हों, लेकिन इस देश में भी लोग काम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए किसी भी वजह से जाते हैं, अपने घर भी आते हैं, अपनी जमीन पे आते हैं, अपने घरों में आते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं, अपने तीर्थ, जिनको पिलग्रिमेजेस कहते हैं, अपने मंदिर टटोलते हैं, क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी जगह है, वहां से वाबस्तगी है, वहां जड़ें हैं। जड़ों से उखड़ कर, टूट कर कोई कितने साल, कब तक अपने आप को वहां का कह के जिंदा रह सकता है? शिनाख्त भी कोई चीज है। जब कोई पूछे कि आप कौन है, कहाँ के हैं, तो क्या बताते हैं कि मैं कहाँ का हूं? और फिर वहां कब गए थे, ये आप किसी से पूछ लीजिए तो गला रुंध जाता है, आंसू आते हैं कि नहीं जा सकते, नहीं गए, जाना नहीं चाहते अब। क्योंकि यदि मेरा मुल्क मुझे नहीं जाने देता, मेरा मुल्क ऐसी हालात पैदा कर रखे हैं कि मैं वहां जाने की सोच नहीं सकता, वहां जाऊं भी तो किसके पास जाऊं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बचा है, मेरा घर नहीं है, मैं वहां एक सैलानी की तरह, एक टूरिस्ट की तरह जाऊं
और बेइज्जत हूं अपनी खुद आंखों में, होटल में खाना खाऊं जहां पर मेरा घर है, जहां मैं पला बढ़ा, तो क्यों जाने का मन करेगा? जो जगह आपकी है वो सिर्फ जमीन, मकान, सड़कें, पहाड़, झील, नदियां नहीं है। वहां लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, इसलिए वो जगह आपकी अपनी होती है। बिल्कुल। हमारे सारे लोग वहां से निकल गए, हम किसके पास जाएंगे वहां? क्या करने जाएंगे? हुँ, रोने धोने जाएंगे, उन जगहों को देखने जाएंगे कि जहां हम कभी पले बड़े थे? क्यों कर जाएंगे? और फिर इसी बात को आप बेसिस बना लें कि अब तो आप वहां जाएंगे भी नहीं, आप क्यों हुँ, जाएंगे, तो हमें कुछ करना नहीं है। तो न करने के इनके पास बहुत से बहाने हैं। और इसलिए वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो किसी का क्या गिला करे कोई, इब्ने बिल्कुल मरियम है। हुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बिल्कुल अगर कोई अटैचमेंट होती है हर एक को अपने अपने एरिया से, तो वो तो हमेशा रहती है, और लोगों का दिल करता है कि वो जाएं और देखें उस जगह को। तो आई विश के कभी ये सब कुछ ठीक हो जाए, और शायद कभी ऐसा वक्त आए कि आप ये कहें कि हाँ अब हम आराम से जा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू।